सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए फोर्स समझना जरूरी है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which produces or tries to produce motion in a body at rest। तो ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहर से आप कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पे एफर्ट लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और किस फॉर्म में है? या तो पुश के फॉर्म में, या तो उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे अपनी तरफ, या तो धकेलेंगे या अपनी तरफ खींचेंगे। विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस, या तो वो मोशन प्रोड्यूस करेगा या फिर ट्राई करेगा मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, या तो उसमें ये जो पुश और पुल जो एक्सटर्नल एफर्ट से आया है, ये फोर्स या तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा या मोशन में लाएगा। स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको या तो रोक देगा या फिर ट्राई करेगा रोकने के लिए। चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सो ये पूरा डेफिनेशन है फोर्स का, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull which produces or tries to produce motion in a body at rest, or stops or tries to stop a moving body, or changes or tries to change the direction of motion of the body। ठीक है, तो या तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसको मूव कराएगा, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट पे लाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। ये तीनों जो है फोर्स का इम्प्लीकेशन है। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ये इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज एक हो सकती है। The external agencies of force, that is gravitational and magnetic, can exert force on a body even from a distance। So there are certain forces, there are two types of forces। One force is known as contact force and other is known as non-contact force। So contact forces वो जो कि एक दूसरे को कांटेक्ट में आएगा तभी फोर्स अप्लाई कर पाएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस है जो बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, जहां पे अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे भी है तो भी उन पे ये फोर्स लगता है इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। उन दोनों को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ये पता है फोर्स दो तरीके का होता है, वन इज कांटेक्ट फोर्स एंड अदर इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो पहला काइंड ऑफ फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स एंड द सेकंड काइंड ऑफ फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का तो जितना ये पुश पुल तुम देख रहे हो, फ्रिक्शन एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, पुश करना एक एग्जांपल हो गया, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं कांटेक्ट फोर्स के डे टू डे लाइफ में। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मेजर जो दो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीनों फोर्सेस जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो भी फोर्स अप्लाई होता है। अब एरिस्टोटल्स फैलेसी, तो द ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल हेल्ड द व्यू दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग some external force is required to keep it moving। Thus the Aristotelian law of motion is an external force is required to keep a body in uniform motion। तो अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराना है तो उस पर एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने ये बेसिकली लॉ दिया था, बट एक्चुअली ये लॉ ट्रू नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराना है, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको लगातार फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए आपको कंटिन्यूअसली फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने उसको मूव करा के छोड़ दिया, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा इवन दो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो भी। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो है जो मतलब एक्चुअल केस में होता है, बट आइडियल केस में यू डू नॉट रिक्वायर एनी फोर्स फॉर मूविंग अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। So Aristotle का कहना था कि an external force is required to keep a body in uniform motion। Fallacy मतलब ये गलत लॉ है, fallacy इसीलिए इसको कहते हैं, false है।
सो इट इज नेचुरल व्यू एज एक्सटर्नल फोर्स. ये नेचुरल व्यू है जो नेचर में हम लोग को दिखता है, उस व्यू को हमने फिजिक्स का लॉ बना दिया, बट फिजिक्स एक्चुअली नेचुरल लॉ से अलग है. सो इट इज नेचुरल व्यू as external forces seem to be needed to keep bodies in motion. Left to themselves, all bodies eventually come to rest. मान लो कोई चीज को हम लोगों ने ऐसे पुश किया, पुश करके छोड़ दिया, पुश करके छोड़ने पे थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाता है, आगे जाके तो वो रुक जाता है. इसका मतलब कि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखना होगा उसको यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने के लिए. बट एक्चुअल सिनेरियो में क्या है, रुक इसलिए जाता है क्योंकि फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करके छोड़ देंगे तो यूनिफॉर्म मोशन से कंटिन्यू कर जाएगा. बट देयर इज अ फ्लॉ इन एरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट. फ्लॉ है इसीलिए इसको फैलेसी कहते हैं, एरिस्टोटल्स फैलेसी कहते हैं. A ball rolling on the floor stops because an external force of friction between the ball and the floor and also resistance of air opposes the motion of the ball. If there were no opposing forces, अगर कोई opposing force नहीं है ball पे लग रहा हो, the rolling ball would never stop. It will continue to be moving with the same velocity. So if we were to imagine a world without any frictional force, no force would be required to keep a body moving uniformly along a straight line. तो अगर कोई हमने ऐसा इमेजिन किया वर्ल्ड जहाँ पे कभी भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. बट एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा तो है नहीं, फ्रिक्शन तो हमेशा ही रहता है. तो पहला जो लॉ आया था वो एरिस्टोटल ने दिया था. एरिस्टोटल्स फैलेसी कहते हैं जिसको, जिन्होंने कहा कि there is an external force needed for an object to move in a uniform motion, which was proved wrong actually. Then came Galileo's law of inertia. Galileo ने ये जो law of inertia दिया, इसी को न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से पब्लिश किया, बेसिकली सेम लॉ को. तो गैलीलियो ने ये लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था. फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स गैलीलियो कंक्लूडेड दैट the state of rest and the state of motion with constant velocity are equivalent. In both cases no net force is acting on the body. ठीक है. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों इक्विवेलेंट है. इन दोनों केसेस के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. So Galileo emphasized that it is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion along a straight line. So Galileo ने emphasize किया कि this is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion. है ना? To maintain a body in uniform motion along a straight line, we need to apply an external force to counter the frictional force. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है वो क्यों? टू काउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स. इन फैक्ट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल लिखा हुआ है गलती से, ये फ्रिक्शनल होगा, ठीक है. सो फ्रिक्शनल है ये. So in fact the external force applied and frictional force sum up to zero net external force. तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये दोनों विल सम अप टू जीरो एंड द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सम करके जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर सम करके ये जीरो हो जाता है तो it moves uniformly along a straight line. Now, thus Galileo concluded that, तो इन सारे जो कंक्लूजन्स थे, इन सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन सब से इन्होंने क्या कंक्लूड किया गैलीलियो ने? So Galileo concluded that if net external force is zero, a body at rest continues to be at rest and a body in uniform motion continues to move uniformly along the same straight line. This is Galileo's law of inertia. ठीक है. So if there is no external forces acting on a body which is at rest will continue to be at rest, and body which is moving with uniform motion will continue to move with uniform motion in a straight line. This is Galileo's law of inertia. मतलब
गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ने से ये पता चलता है कि अगर एक एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने। So this inherent property of all bodies, by virtue of which they cannot change themselves, their state of rest or state of uniform motion along a straight line, is called inertia. Inertia क्या है? Property of object है, उस body का property है, उस object का property है, जिसके वजह से अगर एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट कभी भी खुद से चेंज नहीं कर सकता है, मतलब वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना एक्ट करे। क्लियर है? तो ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टी, हर ऑब्जेक्ट का जो ये अपना प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम पे। मोमेंटम इसीलिए क्योंकि मोमेंटम समझना जरूरी है अगर फोर्स को समझना है हम लोगों को, ठीक है। वैसे हम लोग जो एनसीईआरटी में देखोगे ना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह इसी चैप्टर में दे रखा है, बट हम लोग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, इन सब को अलग से करेंगे, ठीक है, सेपरेटली करेंगे। तो यहाँ पे जो भी करेंगे उसको अलग से एक चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन वाला चैप्टर भी करेंगे जिसमें ये सब डिटेल में भी करेंगे। सो अब हम लोग पहले नॉर्मल बेसिक पढ़ते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कितना मोशन है एक ऑब्जेक्ट में, वो उसका मोमेंटम बताता है। मोमेंटम होता क्या है बेसिकली? क्वांटिटेटिवली, मतलब मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। So linear momentum of a body is defined as the product of mass of the body and its velocity. So linear momentum is equal to mass into velocity. So if a body of mass m is moving with a velocity v, its linear momentum p is given as p is equal to mv. तो ये हमारा linear momentum हो गया, p is equal to mv. ठीक है। So linear momentum is a वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये लीनियर मोमेंटम? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी के अलोंग ही है। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। देखो मास का क्या होता है? केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट में इसमें बात करेंगे तो केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर और सेकेंड तो वही रह जाता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका सीजीएस यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास का m1, वेलोसिटी का L1 t माइनस 1, तो मास इंटू वेलोसिटी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो ये हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, उसका यूनिट है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने क्या किया था? 3 लॉज उन्होंने दिए। तो थर्ड, ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े भी हैं, बेसिक्स। सो न्यूटन गेव 3 लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ तो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन by some net unbalanced external force to change the state. So first law of motion ये कहता है a body at rest will continue to be at rest
A body moving with uniform velocity will continue to move with uniform velocity along a straight line until and unless an external force is applied on it. ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना। तो ये देखो वही गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया ही है जिसको न्यूटन ने अपने लॉ में सम्मिलित कर लिया था। सेकेंड लॉ है न्यूटन का, जो सेकेंड लॉ है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the force applied. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है ना, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैथमेटिकली इसी चीज को लिखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको ऐसे डिफरेंशियल की तरह नहीं, नॉर्मल चेंज की तरह लिखोगे तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये फोर्स का बेसिक डेफिनेशन है जो कि बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारा फोर्स के बराबर। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो जो वापसी वाला फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स हो गया, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन फोर्स हो गया। So according to this law, third law के हिसाब से to every action there is always an equal and opposite reaction. हर एक्शन के उल्टे में हमेशा एक रिएक्शन आता है, ऑपोजिट रिएक्शन आता है। वो लाइफ में भी ट्रू है ना, एक्शन और रिएक्शन तो रियल लाइफ में भी ट्रूथ है ना। So ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया हमारा। Now these law can also be stated as under, इसका statement दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, if no net force act on a body then the velocity of the body cannot change, that is the body cannot accelerate. Second law कहता है the net force on a body is equal to product of mass of the body and the acceleration. तो second law of motion, force is equal to mass into acceleration वाला चीज, ये कैसे आता है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। मतलब इस वाले फॉर्मूले से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इससे ये m इंटू ए कैसे आता है, विल सी इन अ व्हाइल। नाउ थर्ड लॉ क्या है, when two bodies interact the force on the bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर इंटरैक्ट कर रहा है तो अगर a वाला b पे जो फोर्स लगा रहा है और b जो a पे वापस फोर्स लगा रहा है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर ये F1 है और दूसरा वाला लेट से ये F2 है, तो F1 और F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। नाउ एक्सप्लेनेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, है ना। जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ये 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला ये कहता है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, दिस पार्ट इज सेल्फ एविडेंट। कोई ऑब्जेक्ट जैसे अगर हम बात करें, ये रिमोट इसके ऊपर रखा है तो ये इसी के ऊपर रह जाएगा अगर इस पे हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा। तो वही कह रहा है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, दिस पार्ट इज सेल्फ एविडेंट। हम लोग देखे भी हैं, मतलब देख सकते हैं पूरे रूम में, हमारे कमरे में जितने सामान है वो अपने आप मूव नहीं कर रहा, सब रुका हुआ। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि कोई आके उसको खिसकाएगा। सेकेंड लॉ है विदाउट, मतलब बेसिकली फर्स्ट लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड कर गया है, एक रेस्ट के टर्म्स में, दूसरा मोशन के टर्म्स में और तीसरा डायरेक्शन के टर्म्स में। मोशन के टर्म्स में क्या है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली,
तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करने के लिए, ठीक है। तीसरा है, without the application of an external force, a body cannot change its direction of motion. That is, it continues to move along the same straight line. तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि आप उस पर एक फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर देते। सो if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. So acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. तो अगर net external force किसी object पे zero है, so if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. जब हम कहते हैं कि force is equal to mass into acceleration, अगर F zero होगा तो acceleration भी zero होगा, mass तो zero हो नहीं सकता है। So if the net external force on a body is zero, its acceleration is also zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. मतलब acceleration जो non-zero मतलब acceleration होगा तभी जब आपके पास कोई external force, net external force। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना रोक के। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Yes sir. Now Newton's first law defines force. So Newton का जो first law है वो है force is defined as the external effort in the form of a push or pull which moves or tries to move a body at rest, stops or tries to stop a body in motion, changes or tries to change the direction of motion of a body. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? Force is defined as external effort in the form of push or pull which moves or tries to move a body at rest. जो रेस्ट पे उसको या तो मूव करेगा या फिर ट्राई टू स्टॉप इट, मतलब मूव करेगा या ट्राइज टू मूव, स्टॉप करेगा या ट्राई टू स्टॉप, या चेंजेस और ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो फोर्स का डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से ही आता है। उसी तरह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एज वेल। इनर्शिया का भी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से आता है। So according to Newton's first law of motion, a body continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external force to change its state. तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। यही चीज तो इनर्शिया को कहता है। इनर्शिया यही तो है जो एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करना चाहता है, रिटेन करना चाहता है, उसी को इनर्शिया कहते हैं। So this inability of a body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along the straight line is called inertia of the body, है ना? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है और इनर्शिया को भी डिफाइन कर रहा है। दोनों का डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ से है। In fact, a body opposes any external force that tries to change its state of rest or state of uniform motion along the straight line. एक बॉडी अपोज करेगा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को जो कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की कोशिश करे। सो ये जो अपोज करता है कोई ऑब्जेक्ट उसको उसका इनर्शिया कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड इज राइटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसीलिए तो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये दोनों सेम है, एक ही है। So quantitatively, inertia of a body in a linear motion is measured by the mass of the body. Heavier the body, greater is the force required to change its state, and hence greater is its inertia. तो inertia को measure कैसे करते हैं? Mass से measure करते हैं। एक object का जितना ज़्यादा mass होता है, उसका उतना inertia होता है। So heavier the mass, heavier the body, more is the inertia. कोई एक ऑब्जेक्ट जैसे ट्रक है और एक बॉल है तो ट्रक का इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा बॉल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बॉल का मास कम है और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो
inertia of a body in linear motion is measured by the mass of the body. So inertia is measured by the mass of the body. कब? जब ये linear motion में, rotational motion में उसी को moment of inertia बोलते हैं. Now linear motion जब होगा तो जो inertia है उसको measure करते हैं mass of the body से. So heavier the body, greater is the force required to change its state, and hence greater is the inertia. जितना ज़्यादा heavy object होगा उतना ज़्यादा उसका inertia होगा. The SI unit of linear motion is same. SI unit of inertia of linear motion is same as the SI unit of mass. Inertia का जो SI unit है और mass का जो SI unit है same. तो दोनों kg में ही है. 3 laws of inertia. Inertia के 3 law हैं. पहला है inertia of rest, दूसरा है inertia of motion, तीसरा है inertia of direction. So inertia of a body is of 3 types. पहला हो गया rest का inertia of rest, दूसरा inertia of motion. Inertia of rest क्या है? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, अपना चेंज नहीं करता स्टेट, तो ये inertia of rest हो गया. Inertia of motion क्या है? एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन उसी में मूव करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगे. Inertia of direction क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो कि अपना डायरेक्शन मेंटेन रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे. इसको inertia of direction कहते हैं. So these are the 3 types of inertia. So inertia of rest किसको कहते हैं? It is the inability of a body to change by itself its state of. So inability of a body to change by itself its state of rest is known as inertia of rest. So this means a body at rest remains at rest and cannot start moving on its own. एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो अपने आप मूव करना नहीं शुरू करेगा. Rather, a body at rest opposes the force that tries to move. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई फोर्स अगर लगा के उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको अपोज भी करेगा, मूव नहीं करेगा. अपने आप तो नहीं मूव करेगा, अगर फोर्स भी लगाते हैं उस फोर्स को भी अपोज करता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट. Now inertia of motion. Second है inertia of motion. Inertia of motion क्या है? Inability of a body to change by itself its state of uniform motion. State of rest को रोके रहने के लिए, मतलब inability of a body to change by itself state of rest, inertia of rest हो गया. Inability of a body to change by itself its state of uniform motion, inertia of motion हो गया. That is, a body in uniform motion can neither accelerate nor retard on its own and come to rest. Rather, a body in uniform motion opposes the force that tries to stop it. Now, inertia of direction. So, it is the inability of a body to change by itself its direction of motion. So inability of a body to change by itself its direction of motion is inertia of direction. So that is, a body continues to move along the same straight line unless compelled by some external force to change it. Rather, a body opposes that force that tries to change its direction of motion. So अपने आप अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकता. ये जो इनएबिलिटी है एक ऑब्जेक्ट का अपने आप डायरेक्शन ना चेंज कर पाना, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. और अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं. Rather, a body opposes the force that tries to change its direction of motion. So मतलब कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वो उसको अपोज भी करेगा. तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया. ये 3 तरीके का इनर्शिया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, जो हम लोग कह रहे थे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, उसका बेसिकली वो कैसे आता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body. So external force F is equal to rate of change of linear momentum. F is equal to dP upon dt. So
According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body. And this change takes place always in the direction of applied force. So mass of a body and velocity of a body. M mass of a body है, V velocity of a body है. Linear momentum P को हम लोग M into V लिखते हैं. P is equal to mv. So let F is equal to external force applied on the body in the direction of motion of the body. Delta P, a small change in linear momentum of the body in a small time delta t. So delta P is small change in linear momentum. ठीक है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो rate of change of linear momentum है, that is proportional to the external force applied. So F is proportional to delta P by delta T. इसको opposite लिख देते हैं, मतलब इसको इधर लेके आगे, इसको इधर ले आए. तो जैसे अगर rate of change of linear momentum force के proportional है, तो force भी linear momentum के change के proportional होगा rate of change के. अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, F इज इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा P बाई डेल्टा T. बाद में हम लोग इसको मेजर करते हैं, SI यूनिट में K का वैल्यू 1 आ जाता है, तो F जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. सो दिस इज आवर फोर्स F. So where K is the constant of proportionality, taking the limit delta t tends to 0. अगर जो टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर लें, बहुत स्मॉल कर लें, तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी को हम लोग dp बाई dt से रिप्लेस कर सकते हैं. यही तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन होता है कि अगर जो चेंज इन टाइम डेल्टा t है उसको टेंडिंग टू 0 कर लें, बहुत छोटा कर लें, तो उस केस में डेल्टा p बाई डेल्टा टी जो है हमारा dp बाई dt हो जाए. ठीक है. So when time interval is very small, in that case delta p by delta t can be replaced as dp by dt. So ये जो F is equal to K times delta p by delta t था, अब K times dp by dt हो जाएगा. तो K times, अब P क्या होता है? मोमेंटम m into v होता है, तो d of mv by dt हो गया. ठीक है. So हम लिख रहे हैं फोर्स F is equal to K times dp अपॉन dt. अब इस पे K टाइम्स d ऑफ P को हम लोग लिख सकते हैं mv. फॉर्मूला जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो mv d ऑफ mv अपॉन dt. सो ये जो फोर्स F इज इक्वल टू K टाइम्स K इंटू m टाइम्स dv अपॉन dt. ठीक है. dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन है, तो F is equal to K times m into A. So F is equal to K times m into A. So the value of constant of proportionality K depends on units adopted for measuring the force, both in SI and CGS systems. The unit of force is selected in such a manner that K is equal to 1. तो ये जो F है, F is equal to m into A हो जाता है. Force is equal to mass into acceleration. यहाँ पे K का वैल्यू 1. So as acceleration is a vector quantity and mass is scalar, therefore force F being the product of m and A is a vector quantity. ठीक है. मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. So acceleration is a vector quantity and mass is a scalar quantity. Therefore force F क्या हो जाएगा? Mass into acceleration. तो हम लोगों ने ये देखा कि जब SI और CGS दोनों में K का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तो यहाँ पे K को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 1 से, तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
So we can rewrite equation 4 in scalar form. अगर यही वेक्टर फॉर्म से जगह स्केलर फॉर्म लिखेंगे तो f इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं जब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बस लिखना चाहें. So f इज इक्वल टू ma मतलब dp by dt dmv by dt. तो इसको हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग कहते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, तो हम लोग मास कांस्टेंट अगर मानते हैं, देखो दो केस है. एक तो जब आप मास को कांस्टेंट मानते हैं तो हम लोगों ने अभी कर लिया. अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो आप लिखो इफ so if mass is not constant तो f is equal to ma that is dp by dt, so d of mv by dt. अब ये इसको ये जो डिफरेंशिएशन है इसको अंदर लेके जाएंगे तो पहले m कांस्टेंट m dv by dt प्लस v कांस्टेंट dm by dt. तो m dv by dt प्लस v dm by dt ये f हो जाएगा. ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा रहे हैं, है ना. प्रोडक्ट रूल जब हम लोग लगाते हैं, मास भी अगर कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे, m को कांस्टेंट रखेंगे, फिर v को कांस्टेंट रख के m को डिफरेंशिएट करेंगे. सो इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो उस केस में dm by dt जीरो हो जाएगा. मास कांस्टेंट है तो वहां पे f m dv by dt हो गया. m dv by dt मतलब m into a हो गया. और अगर v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट नहीं है तो f इज इक्वल टू v dm by dt हो जाएगा. उस केस में जब dv by dt जीरो हो जाएगा, अगर v कांस्टेंट, dv by dt जीरो हो जाएगा तो फोर्स v dm by dt होता है. f is equal to v dm by dt. क्लियर है? Yes, sir. सो डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ फोर्स. डायमेंशन अगर तुम देखोगे, मास का डायमेंशन, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है. मास m है, एक्सेलरेशन lt माइनस 2 है, तो m1 l1 t माइनस 2 इसका डायमेंशन हो गया फोर्स का. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. नाउ यूनिट ऑफ फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट. फोर्स के दो यूनिट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट पहले हम बात करते हैं. एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई इज न्यूटन और इसको रिप्रेजेंटेड बाय एन हम लोग लिखते हैं. तो न्यूटन को कभी भी हम लोगों ने देखा है फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर से लिखेंगे. जब शॉर्ट फॉर्म होता है तो साइंटिस्ट के नाम पे कैपिटल होता है. तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई इज न्यूटन. 1 Newton force is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. तो जब हम कहते हैं कि F is equal to m into a, तो फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब मास 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो फोर्स 1 न्यूटन होता है. तो मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 1 kg. So F is 1 Newton is 1 kg into 1 meter per second square. That is 1 kg meter per second square. Absolute unit of force on CGS is dyne. तो CGS में यही जो absolute unit force dyne कहलाता है. वहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे डाइन है ना. हम लोगों ने देखा है 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dyne. So 1 dyne force is that much force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square. तो 1 dyne क्या है, जो ऐसा फोर्स जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, किसमें, मास 1 ग्राम अगर होता है तो 1 dyne क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. सो हम लोगों ने देखा 1 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 ग्राम हो गया. 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे 10 to the power 2. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन.
अब इसके बाद जो यूनिट्स है वो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं। तो एक एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स का हमने देखा न्यूटन और डाइन होता है, न्यूटन होता है एसआई में और डाइन होता है सीजीएस में। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स में, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल यूनिट्स, the gravitational unit of force on SI is kilogram weight or kilogram force. So SI unit जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो किलोग्राम केजी वेट है या केजीएफ. So 1 kg weight or 1 kgf is that much of force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in 1 kg. So 1 kgf is equal to 9.8 Newton. इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं. एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में जो रिलेशन है वो भी देखना है. 1 kgf is 9.8 न्यूटन. उसके बाद दूसरा जो ग्रेविटेशनल यूनिट है सीजीएस में, उसको ग्राम वेट कहते हैं या ग्राम फोर्स कहते हैं. सो 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स is that much force which produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. So 1 gram weight is 1 gram force which is 1 gram into this means तो 980 डाइन्स हो गया अगर डाइन में कन्वर्ट. दो हम लोगों ने पढ़ा ग्रेविटेशनल यूनिट 1 kgf is 9.8 न्यूटन, 1 gf is 980 डाइन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम. सो देखो मास है यहाँ पे 3 kg, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम u है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड to 3.5 meter per second. V is equal to 3.5 meter per second. Time हमारा 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. Calculate the magnitude and direction of force. So, force is equal to mass into acceleration, mass into V minus U upon T. Values put कर लो. Mass 3 है, V 3.5, U2 3.5 minus 2 divided by 25. So this is 3 into 1.5 by 25. 4.5 by 25. So इसको कैलकुलेट करेंगे अगर 4.5 divided by 25, 0.18. So F is equal to 0.18 meter. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Mass is equal to 1000 kg है, velocity हमारा 10 meter per second है, under the action of forward force of 1000 Newton. F is equal to 1000 Newton and retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 5 seconds? Time 5 seconds के बाद velocity क्या है? So net force, देखो कोई कार है,
इस पे एक फॉरवर्ड फोर्स F1 लग रहा है और इस पे एक बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन की वजह से F2 लग रहा है। तो नेट फोर्स जो इस पे लगेगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स है ना, जो कि इसको आगे की तरफ मूव कराएगा। फॉरवर्ड फोर्स 1000 है, बैकवर्ड फोर्स 500 है। 1000 माइनस 500 इज 500 न्यूटन। सो ये हमारा नेट फोर्स हो गया 500 न्यूटन, राइट। और ये इनिशियल वेलोसिटी था, इसका फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद हम लोग को निकालना है। तो पहले तो एक्सेलरेशन, क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 500 है, मास 1000 kg है, तो दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v इज इक्वल टू u प्लस AT अब हम लोग लगा देंगे, विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.5 है और टाइम 5 सेकेंड के लिए। सो 10 प्लस 2.5, so this is 12.5 meter per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now consequences of Newton's second law of motion. So पहला consequence है कि no force is required to move a body uniformly along a straight line. तो अगर एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए हमें। So according to Newton's second law of motion, F is equal to ma when body is moving uniformly along a straight line and there is no force of friction, तो acceleration or retardation of the body A is 0. So अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, m into a, तो a 0 हो गया, तो नो एक्सटर्नल फोर्स, m into a is equal to m into 0 which is equal to 0. So फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग को 0 फोर्स रिक्वायर्ड होगा, नो एक्सटर्नल फोर्सेस। Second, accelerated motion is always due to an external force. कोई भी जो accelerated motion है, that is always due to an external force. So the motion of a body may be accelerated under the following three conditions. First is speed of a body may change. So for this, force has to be applied in the direction of motion or in the direction opposite to that of motion. So अगर एक so the motion of a body may be accelerated. अगर एक ऑब्जेक्ट को के बॉडी को एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराना है तो उसका क्या स्पीड चेंज करा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करा सकते हैं या दोनों चेंज करा सकते हैं। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी में चेंज, फॉर दिस फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, बॉडी का यूनिफॉर्म हो जाएगा, स्पीड ऑफ अ बॉडी में चेंज। सो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी में चेंज, अगर फोर्स अप्लाइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, हम लोग फोर्स इधर लगा देते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करेगा वो तब करेगा जब डायरेक्शन जो फोर्स का है दैट इज हैविंग ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन आल्सो। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में चेंज, फॉर दिस फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन एन इंक्लाइंड डायरेक्शन। तो उसका देखो डायरेक्शन चेंज बस जब करेगा जब इसका फोर्स परपेंडिकुलर हो, और अगर वेलोसिटी के अलोंग ही फोर्स लग गया तो उस केस में इसका स्पीड चेंज करेगा।
यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा। और वेलोसिटी चेंज करने के लिए उस पे जो फोर्स लगेगा वो किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा कि इसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा ऑब्जेक्ट का, राइट। सो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज करेगा और उसका स्पीड भी चेंज करेगा, तो वेलोसिटी ओवरऑल चेंज कर जाएगा। तो स्पीड चेंज कराने के लिए डायरेक्शन जिधर है उसका मोशन का उधर ही फोर्स लगाएंगे। उसका अगर डायरेक्शन चेंज कराना है तो उसके परपेंडिकुलर पे फोर्स लगाएंगे, और उसका अगर वेलोसिटी चेंज कराना है तो किसी इंक्लाइन पे, मतलब किसी एंगल पे उस पे फोर्स लगाएंगे, जिससे कि उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो सके। Measurement of force from Newton's second law of motion, F is equal to ma, तो m dv by dt होता है, right? Second law of motion is a vector law, so it is equivalent to three equations. तो जब हम कह रहे हैं जो second law हम लोग dp by dt कहते हैं, F is equal to dp by dt, वो वेक्टर लॉ है। मतलब कि x डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन होगा। Fx is equal to dpx by dt या max के बराबर। उसी तरह Fy is equal to dpy by dt, that is my, and Fz is equal to dpz by dt, that is maz. सो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स है वो चेंज जो करता है तीनों डायरेक्शन में इस तरह से चेंज करेगा मोमेंटम। So it means that if a force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, then the force changes only the component of the velocity along the direction of force. Second law of motion is applicable to single point particle. तो सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे ही अप्लाई करते हैं, मतलब रिजिड बॉडी पे हम लोग अप्लाई नहीं करते। रिजिड बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और तब हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें। Second law of motion, F is equal to ma, is a local relation. It means acceleration here and now is determined by the force here and now, and not by any history of motion of the particle. तो local relation मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है और जिस समय पे फोर्स लग रहा है वही उसका एक्सेलरेशन डिसाइड करता है। पहले क्या फोर्स लगा था या क्या फोर्स उस जगह पे था उस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी प्रेजेंट में क्या फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है, उससे हम लोग जो है उसका मोशन को डिसाइड करते हैं या एक्सेलरेशन डिसाइड। इनर्शियल मास फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज ma, ये क्या हो गया, F by m हो गया। सो लार्जर द मास ऑफ अ बॉडी, smaller is the acceleration produced in it by the given force and hence greater is its inertia. तो जब a is equal to F by m हम लोग लिखते हैं, acceleration a is F by m और acceleration is inversely proportional to m। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो a heavy object will move with a lesser acceleration, so such a mass which accounts for linear inertia of a body is called inertial mass. तो because यहाँ पे मोशन कौन डिसाइड कर रहा है, मास डिसाइड कर रहा है। मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो ऐसे मास को जो कि लीनियर इनर्शिया को डिफाइन करता है या लीनियर इनर्शिया को बताता है, उसको हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं। इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो हम लोग इनर्शियल मास को क्या डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू a है, तो फोर्स अप्लाइड फॉर यूनिट एक्सेलरेशन। सो इफ a इज इक्वल टू 1, F is equal to m into 1.
ठीक है, so if acceleration is 1, force is mass into 1, so that is F is equal to m. So inertial mass किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर. कब? जब एक्सेलरेशन जो है उसमें यूनिट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन 1 है. अब ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. इसमें क्या कह रहा है? बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. तो एक बुलेट है, उसका मास 0.04 kg है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. u is equal to 90 मीटर पर सेकेंड. enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. तो ये क्या है कि इसमें एक बुलेट आया, इसके अंदर एम्बेड किया और स्टॉप्ड हियर. तो ये जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर हो. So a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second, initial speed, comes to a stop 0 meter per second, distance 60 centimeter जाके. 60 centimeter को 0.6 meter भी लिख सकते. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Force क्या होगा? Mass into acceleration होगा. एक्सेलरेशन ए निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा? v. देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें निकालना है इंटू 0 square is equal to 90 square plus 2 into a into 0.6. So 0 is equal to 8100 plus 1.2. So a is equal to minus 8100 by 1.2. 6750 हो गया, minus 6750 meter per second square. So this is the acceleration. So average resistive force अगर हम लोग को निकालना होगा, F is equal to m into a, which is equal to रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ही नेगेटिव डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है. मास 0.04 into 6750. So 270 न्यूटन. सो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो 270 न्यूटन होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड एज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, क्या g है
लगा था साइन कर रहा है, हाफ जी ही है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो देखो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो तुम क्या करो, वेलोसिटी निकालोगे, ये क्या होगा, dy अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, u कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस हाफ इंटू जी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, so v is equal to u in differentiation of time 1 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टू टी, 2 और 2 कैंसिल, v is equal to u प्लस जी टी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, acceleration a is equal to dv by dt which is equal to differentiation of u with respect to time plus differentiation of gt with respect to time. So differentiation of u क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। gt में g को बाहर ले लोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम 1 होता है, तो g इंटू 1, तो a इज इक्वल टू g हो गया। ठीक है, a g हो गया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, f इज मास इंटू एक्सेलरेशन, so this is mg, this is the force acting. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखो, जो कॉमन फोर्सेस हम लोग मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पोर्शन ऑफ फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहाँ से मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। काइनेमैटिक्स और मोशन इन अ प्लेन उसका प्रीवियस पार्ट हो गया। तो अब ये जो मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, इसमें जो फोर्सेस हम लोग, द फोर्सेस विच विल कम अक्रॉस, जो फोर्सेस हम लोग को मिलेंगे अभी आगे चैप्टर्स में, उन सब फोर्सेस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स अगर हम बात करें, सो सम ऑफ द कॉमन फोर्सेस दैट वी कम अक्रॉस इन मैकेनिक्स आर, पहला क्या है, वेट। ठीक है, so the weight of an object is equal to the gravitational force with which the earth pulls it downward. तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी बोल लो, यहाँ पे से जो फोर्स एक अर्थ जो इसको पुल कर रहा होगा नीचे के तरफ, उस फोर्स को वेट कहते हैं। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेट क्या है, it is equal to gravitational force with which the earth pulls it downward, and weight of an object किसके बराबर है, W is equal to mg के बराबर। तो जो अगर इसका मास m है, तो weight is equal to mass into acceleration due to gravity, नीचे की तरफ लगेगा। So where m is mass of the object and g is the gravitation acceleration due to gravity। क्लियर है? हमेशा डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा ये। दूसरा फोर्स दैट विल कम अक्रॉस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो जैसे हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की बात कर रहे थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे रखा है एक ब्लॉक, और वो जो ब्लॉक है उस पे वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड पे क्या फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर, विच इज इक्वल टू mg। तो ग्राउंड इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स जो लगाता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल मतलब
इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसीलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन दोनों को जोड़ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना, वेट के ऑपोजिट लगना, इसीलिए इसको वेट एक्शन फोर्स है, उसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगना इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली कभी कभी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेट mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में होगा उनके बीच में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। So normal reaction is a contact force between two surfaces in contact, which is always perpendicular to the surface in contact. The following diagram shows normal reaction between two surfaces. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, जो ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा है वेट एक्शन फोर्स, और जो अर्थ ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है वो रिएक्शन फोर्स, ऑपोजिट टू एक्शन फोर्स। उसके अलावा अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे है तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमने बोला वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो वेट किधर लगेगा, इधर लगेगा mg। हम लोगों ने पहले भी देखा है, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, एक कंपोनेंट जो प्लेन के पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल, ये जो वेट है mg नीचे के तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब mg के दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर जो होगा वो mg cos थीटा हो गया, और जो पैरेलल है वो mg sin थीटा हो गया। अब mg cos थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर है सरफेस के, और हमने देखा है सरफेस के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन होता है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होना है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम लोग ने बनाया उसको लेट्स से अगर हम लोग n से नाम देते हैं, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा यहाँ पे एक्शन हो गया, और ये n जो है वो रिएक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? तीसरा केस ये दे रखा है कि अगर हमारे पास एक ग्राउंड पे दो ऑब्जेक्ट रखा है, दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। हम लोग यहाँ पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन फोर्स देखो और समझो। ये जो F फोर्स m1 पे लगाना है, तो m1 एक्शन लगाएगा m2 के ऊपर। तो अगर ये m2 मानते हैं तो एक एक्शन फोर्स ये लग गया। ठीक है, और ये जो वेट m2 वाला है वो m1 पे वापस एक फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, जिससे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ठीक है, और ये फोर्स F लग रहा है, तो ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. उसके बाद टेंशन फोर्स होता है। टेंशन फोर्स क्या है? व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग और रोप, अ फोर्स में एक्ट ऑन अ बॉडी बाय स्ट्रिंग और रोप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर लेट्स से हम लोगों ने एक पुली से इसको लटका रखा है, ठीक है, तो पुली वाला कंडीशन, कनेक्टेड मास वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी ये समझो कि लेट्स से इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m1 का अगर हम लोग देखेंगे कि क्या फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है m1g से, जो इसका वेट हो गया। और ऊपर जो है एक ये जो
स्ट्रिंग है ये, उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा, तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जो पुल करता है उस फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं। सो ये टेंशन हो गया और ये mg वेट हो गया। तो m1g ये क्या है, एक्शन फोर्स है, और टेंशन क्या है, रिएक्शन फोर्स है। तो स्ट्रिंग, कोई भी कनेक्टेड मास, ऐसा स्ट्रिंग से लटका हुआ जो भी मास होगा, वो स्ट्रिंग उसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, एक्शन फोर्स लगाएगा। जैसे अगर हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग जो है एक गाड़ी में एक धागा बंधा हुआ रहता था, उसको खींचते रहते थे, राइट, इस डायरेक्शन में, लेट से हम लोग इसे पुल कर रहे हैं, हाथ में फंसा लेते थे और इस गाड़ी को लेके घूमते रहते थे। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, मान लो थीटा है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये देखो mg नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, मास, और ये टेंशन t इस डायरेक्शन में लगेगा जो इसको पुल कर रहा है। अब टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हो गया t cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया ऊपर की तरफ t sin थीटा। ये mg नीचे की तरफ है, राइट, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, राइट। तो ये हमारा इसका पूरे जो फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं वो है। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे बनाया जाता है, तो उसमें और डिटेल में समझेंगे इसे। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे डिटेल। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो पुराना काम सब खत्म कीजिए अपना, जो भी काम है, और जिन बच्चों ने मुझे वो वेक्टर्स के क्वेश्चंस वगैरह भेजे थे वो मैं सॉल्व करके तुम लोग को भेज दूंगा। क्लास में उतने क्वेश्चंस अभी नहीं ले सकते, तो वो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, और उसको आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा।